हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम डीमार्ट के शेयर का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस प्राइस पे डीमार्ट को बाय करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि डीमार्ट कंपनी काम क्या करती है। डीमार्ट कंपनी, जिसका कि दूसरा नाम यानी कि दूसरा लोग उसको अधिकतर इस नाम से भी जानते हैं, वो है एवेन्यू सुपरमार्केट। अगर आपको कभी भी कोई बोले कि एवेन्यू सुपरमार्केट एक अच्छी कंपनी है तो आप उसको डीमार्ट कंपनी के नाम से समझ सकते हो। तो जो डीमार्ट कंपनी है वो खरीदती है और उसके बाद डीमार्ट के स्टोर्स को ऑपरेट करती है। कहने का मतलब ये है कि अधिकतर जो डीमार्ट कंपनी है वो अधिकतर अपने स्टोर्स को खरीदती है, उसके बाद इसको ऑपरेट करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कभी भी अपने किराए, कभी भी कोई भी स्टोर पे कोई किराया नहीं यानी कि रेंट नहीं देती है। वो अपनी खुद की ज़मीन को खरीदती है और उसके ऊपर अपना काम चलाती है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। और डीमार्ट एक सुपरमार्केट चेन है जो कि कस्टमर्स को रेंज ऑफ होम एंड पर्सनल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है एक ही रूफ के अंदर। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि डीमार्ट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि डीमार्ट एक क्या कहते हैं कि जो भी होम के रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और पर्सनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपके कोई भी खाने की चीज़ें जो घर के लिए आपको यूज़ के लिए चाहिए हो, या फिर आपके कोई भी आपकी साफ सफाई की प्रोडक्ट्स, तो उससे रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स अपने एक ही जगह पे ये आपको प्रोवाइड करवाता है। अब हम इसके शेयर के कुछ पर शेयर रेशियो और कुछ एनालिसिस करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये शेयर कोई ऐसा छोटा मोटा शेयर नहीं है। अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो ये करीबन 1,28,006.76 की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर राउंड फिगर में बोला जाए लगभग तो 1,30,000 के अराउंड इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी थोड़ी रिड्यूस हुई है, लेकिन जब इस शेयर का प्राइस जब 500 रुपये अभी इसका जो प्राइस है उससे ऊपर था, जब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,30,000 से भी ऊपर थी। अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो अभी इसका पी रेशियो है 120.22, लेकिन अगर आप इसके इंडस्ट्री का पी देखोगे तो वो है 94.21। तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये जो स्टॉक है ये अभी प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, लेकिन ये अभी अवेलेबल होगा भी क्योंकि जो इंडस्ट्री के जो इसके फैक्टर्स हैं, जो इसकी इंडस्ट्री में इसकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं वो क्या कहते हैं कि अपने उसके ऊपर रन होती है। आप आधे से ज़्यादा कंपनी जिसकी जो कंपटीशन में है इसके साथ, उसके आप देखोगे कि वो रेंट पे करते हैं, वो जहाँ पे अपने स्टोर चला रहे हैं। जबकि जो डीमार्ट है वो अपने स्टोर को खरीदता है और उसके ऊपर वो कोई रेंट पे नहीं करता है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो जो कंपनी कोई रेंट पे नहीं करती और कोई डेट यानी कि कोई डेट के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती है, डेट के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं मतलब कि कंपनी डेट फ्री है। तो आप देख सकते हो कि जो कंपनी डेट फ्री है और क्या कहते हैं कि अपने स्टोर्स भी ओन करती है तो उसकी एसेट भी, उसके बाद एसेट भी अच्छे खासे होंगे। तो सीधी सी बात है कि ये स्टॉक आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल होगा। तो इसके पी रेशियो को देखा जाए तो ये इतना कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। और जो रिटेल की कंपनीज होती है उसका जो स्टॉक होता है वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही मिलता है अधिकतर। और इसकी बुक वैल्यू देखी जाए तो अभी 171.90 है, जो कि अच्छी खासी मतलब थोड़ी सी बहुत कम है। और मेरे ख्याल से स्टॉक में भी थोड़ा सा और करेक्शन आना चाहिए बाय करने से पहले। इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे आप तो 11.50, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू है 171.90, तो इससे 11 गुना इसकी क्या कहते हैं कि जो अभी मार्केट में वैल्यू चल रही है वो उसकी इतनी वैल्यू है। अब इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो है 16.43 कंपनी का। और अगर हम कंपनी के क्या कहते हैं कि डिलीवरी की बात करें तो आज कंपनी में 74% डिलीवरी उठाई गई है। तो आप समझ सकते हो कि 74% लोगों ने आज अपने माल में अपने क्या कहते हैं कि अपने जो डीमैट अकाउंट है उसमें माल भरा है। तो आप सोच सकते हो कि अगर 74% लोग अगर साइलेंटली अगर गेम खेल रहे हैं तो आपको भी उसमें गेम खेलना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि 100 में से 74 लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को ले लिया, लॉन्ग टर्म नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक को ले लिया है। मतलब 100 में से 74 लोग ये मानते कि ये स्टॉक कुछ ही दिनों में एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। और अगर किसी भी स्टॉक में जब अच्छी खासी डिलीवरी यानी कि लगभग 50 या 60% से ज़्यादा की डिलीवरी होती है तो सीधी बात है कि वो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा बुलिश ब्रेकआउट दिखा सकता है।
अब हम इसकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बारे में बात करते हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वो पिछले 4 सालों से कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, और अगर हम इसके बॉटम लाइन यानी कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें भी एक अच्छी खासी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी एक अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। एक बात ये भी है कि जो डीमार्ट है उसका जो शेयर का प्राइस है वो मेन इसलिए गिरा है क्योंकि जो डीमार्ट है वो एक मेन अपना ऑनलाइन पे वो अपना ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा है। वो मतलब एक जो आज ई कॉमर्स जैसे वेबसाइट यानी कि जैसे जियो मार्ट आ गया है उसके कंपटीशन में, उसके बाद से जो डीमार्ट के ऊपर बहुत भारी प्रेशर पड़ चुका है क्योंकि जियो मार्ट क्या कहते हैं कि घर बैठे बैठे लोगों को और क्या कहते हैं कि उनके प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, और ऐसा करने में डीमार्ट को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। तो डीमार्ट एक ऐसे फैक्टर पे नहीं आ पाया, तो इसीलिए इसका अभी तक पिछले 4 साल के बेसिस पे देखें तो इसका जो रेवेन्यू और वो प्रॉफिट है वो फिर भी अच्छा खासा है। लेकिन उसके बाद कंपनी में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं। मतलब ये जो मार्च 2020 के बाद अभी जो 6 महीने हुए हैं उसमें कंपनी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानते हैं। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स के बाद इसकी होल्डिंग की बात करें तो वो लगभग मतलब अगर राउंड अप फिगर में देखा जाए तो वो लगभग 75% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, तो जिसकी कोई चिंता की बात नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक डीआईआई और एफआईआई इन सबको मिला के देखें तो लगभग 90% होल्डिंग्स इन बड़े लोगों के पास है, जबकि हम जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इस कंपनी का सिर्फ 9% है। अधिकतर क्या होता है जब अगर 80% होल्डिंग बड़े लोगों के पास किसी भी कंपनी की होती है तो वो कंपनी एक अच्छी खासी कंपनी मानी जाती है। तो यहाँ पे 80% से भी 10% ज़्यादा यानी कि 90% होल्डिंग बड़े लोगों के पास है। तो 90% बड़े लोगों को इस कंपनी के अंदर कोई टेंशन नहीं है, तो आपको इसके अंदर 0.1% भी पैसा डाल के अगर इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसके एक्चुअल फिगर्स से आपको समझाता हूँ। इसकी आप टोटल इनकम देखेंगे तो टोटल इनकम कंपनी की 18, 19, 20 तीनों साल में कंपनी की जो टॉप लाइन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है। यही मैंने आपको पहले चार्ट से भी समझाया था। तो आप ये एक्चुअल फिगर से भी देख सकते हो कि ये कंपनी की जो टॉप लाइन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। और रही बात बॉटम लाइन की तो वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जो डेटा है ये पिछले 3 साल का यानी कि अभी से 6 महीने पहले तक का डेटा है। अभी मैं अगर आपको एक्चुअल फिगर की बात करूं, अभी 6 महीने में कंपनी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस पे अब कंपनी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? क्योंकि वो कंपनी भी एक ई कॉमर्स फॉर्म में जाना चाहती है। वो अपने बिजनेस को ई कॉमर्स बनाना चाहती है और ऑनलाइन ही अपने कस्टमर्स को घर बैठे वो प्रोडक्ट पहुंचाना चाहती है। तो ऐसा अभी कंपनी ने कोई ऐसा प्रोसेस लाया नहीं है जिससे वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। लेकिन फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी इस पे ऊपर भी कोई अच्छा हल ढूंढ लेगी और इसके ऊपर कस्टमर्स को भी बेनिफिट मिलेगा और धीरे धीरे कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें भी कमाना चालू कर देगी। अब इसके हम पर शेयर रेशियोज के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी पिछले 3 सालों से अच्छा खासा बढ़ा है। लेकिन अगर कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो 19 से 20 के बीच में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही टॉप क्लास रहा है, जो कि सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा है। और अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू अगर आप देखोगे 18 से 19 में 74 से 89 हुआ है, जबकि 19 से 20 में सीधा मोस्टली डबल ही हो गया। मतलब 95% का कंपनी ने एक साल में ग्रोथ दिखाया है। तो आप देखिए अगर जिस कंपनी ने पिछले साल 95% का ग्रोथ दिखाया है उसके पास अभी अगर थोड़ी सी उसके कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है तो वो क्या अपनी प्रॉब्लम्स को कैकअप नहीं करेगा? अपनी प्रॉब्लम्स को वो सुधारेगा और उसके बाद क्या कहते हैं कि वापस आगे मार्केट में वो आएगा। अभी जो उसके ऊपर जो कंपटीशन आ गया उसके पास, उसका कोई ना कोई वो रीजन निकालेगा और आगे वो फिर से आके मार्केट में एक लीडर बनेगा। क्योंकि आप देखिए कम से कम 95% का पिछले एक साल में कंपनी का ग्रोथ हुआ है, क्योंकि सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी में और ग्रोथ अभी भी बाकी है। अब हम कंपनी के मार्जिन रेशियोज की बात करें तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिडक्ट हुआ है एज कम्पेयर टू 18 के बाद। इसका मतलब ये है कि कंपनी को अपनी सेल से इतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ है।
और ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छा खासा मतलब इतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि ये पहली इसके अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो इस रिटेल बिजनेस के अंदर कम होता जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। और डीमार्ट जिस बिजनेस में है उसके अंदर आपको खुद को पता है कि डीमार्ट जिस प्राइस पे प्रोडक्ट देता है उस प्राइस पे जियो मार्ट में प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है। डीमार्ट के अंदर 20% 50% ऑफ पे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इस पे कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसे ज़्यादा होगा। और कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वगैरह भी देनी पड़ती है और माल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह उसके ऊपर भी कंपनी को बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। तो इसके ऊपर कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो वैसे भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, तो आप ये होप करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों हो रहा है। और मार्केट में आप कंपटीशन देखिए, इसका कितना कंपटीशन है। बिग बाजार जो कि अभी फ्यूचर रिटेल जो रिलायंस ने अभी ले लिया है, और अपने क्या कहते हैं कि इजी डे, जियो मार्ट, रिलायंस मार्ट दोनों एक ही बात है, उसका इतना मेन कंपटीशन रिटेल सेक्टर में आ चुका है। तो इतने में आप देखिए कि अगर इसको कुछ कमाना है और इसको कस्टमर्स को जीतना है तो इसको कम भाव में प्रोडक्ट देना पड़ेगा और अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा। ओके, अब इसके ग्रोथ रेशियोज की बात करते हैं। अगर हम कंपनी के सेल्स के CAGR की बात करें तो सेल्स का CAGR पिछले 3 साल से लगातार 25% से ज़्यादा रहा है। और CAGR लगभग अगर 20% भी रहता है तो अच्छा खासा माना जाता है। और अगर आप इसका CAGR देखोगे तो पिछले 3 सालों से 25% से ज़्यादा रहा है। और मेन बात ये है कि 18 में ये मेन कंपनी का एक अच्छा खासा बिजनेस चलना चालू हो गया था, तब ये 32.3 पे इसका CAGR था। लेकिन एक हर बिजनेस की एक लिमिट होती है, वो उतना ही ऊपर उस टाइम तक जा सकता है। तो उसके बाद से थोड़ा CAGR में डिडक्शन आया है, लेकिन वो मामूली सा डिडक्शन है। अगर आप 20% CAGR पे भी अगर कंपनी चल रही है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, परसेंटेज की बात करें CAGR की, तो वो भी एक अच्छा खासा रिड्यूस हुआ है। अब इसके रिड्यूस होने का मेन कारण ये है क्योंकि आपको अभी मैंने बोला कि एक कोई भी बिजनेस एक हद तक, एक टाइम तक एक अच्छा खासा ऊपर ग्रोथ दे सकता है, लेकिन इस कंपनी का जो CAGR है वो 25% से ऊपर मेंटेन रहा है। लेकिन मेन बात ये है कि ये डिडक्ट हो रहा है। अगर इसको डिडक्ट, और मेरे ख्याल से ये थोड़ा और डिडक्ट होगा, क्योंकि अभी क्या कहते हैं कि मेरे ख्याल से इस कंपनी के शेयर में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि जियो मार्ट डी मार्ट से ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है लोगों को, क्योंकि जियो मार्ट ने एक वो फैसिलिटी लिया है कि वो अपने घर बैठे बैठे कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, और डी मार्ट अभी तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया है। अब हम कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी का, वो है 1350 करोड़। तो आप सोचिए 1350 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है सिर्फ, और कंपनी के पास अभी हाल ही फिलहाल में प्रेजेंटली 214 स्टोर्स हैं। तो आप सोचिए जिस कंपनी के पास 214 स्टोर्स, ऐसा नहीं कि कंपनी 214 स्टोर सिर्फ चलाती है, उनकी जो ओनरशिप है वो भी कंपनी के खुद के पास है। और जबकि जो आधी कंपनियां इसकी कंपटीशन में है उसके पास अपना जो जिस पे वो स्टोर चला रही है वो उनको उसके लिए रेंट पे करना पड़ता है। लेकिन डीमार्ट ऐसा नहीं करता है, वो पहले ही उसको खरीद लेता है प्रॉपर्टी को, फिर उसके बाद उस पर स्टोर बना के उस स्टोर को चलाता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी बात है। तो इसका अगर बात की जाए तो 11/1 मतलब 1/11 ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इसका रिजर्व्ड है, मतलब इतने एरिया में इसका जो स्टोर्स है वो चलते हैं। और इसने अभी हाल ही फिलहाल में 38 न्यू स्टोर्स भी ऐड किए हैं। और मेरे ख्याल से अभी अच्छी खासी सिटीज़ में डीमार्ट इतना फैला भी नहीं है। धीरे धीरे डीमार्ट भी एक अच्छा खासा हर सिटीज़ में फैल जाएगा, जैसा कि अभी बिग बाजार और ये फैले हुए थे। धीरे धीरे डीमार्ट भी अगर ऐसा फैल जाएगा तो उसका बिजनेस भी कुछ आने वाले सालों में एक अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। अब ये जो ग्राफ है, जो इसके अंदर जो ग्रीन, इसका जो डार्क ग्रीन से जो आपको शो हो रहा है वो ये दिखा रहा है कि इतने पार्ट्स में डीमार्ट का जो धंधा है वो चलता है। और इसके अंदर लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग 12 स्टेट में इनका काम चलता है। तो इंडिया में लगभग 28 या 29 स्टेट्स हैं और उसके अलावा 5-6 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उसमें से 12 स्टेट्स या 12 यूनियन टेरिटरीज में इसका धंधा चलता है, जो कि
सीधी बात है। और ये धंधा धीरे धीरे और बढ़ने वाला है। जैसे ही ये धंधा पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल जाएगा तो सीधी सी बात है कि कंपनी का रेवेन्यू एक अच्छा खासा बढ़ जाएगा और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी एक अच्छी खासी बढ़ जाएगी। अब ये जो पार्ट है ये दिखा रहा है कि कंपनी का कितना परसेंट बिजनेस, कितना और कौन से प्रोडक्ट कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम कंपनी के 2018-19 के डेटा को देखें तो ग्रॉसरी, स्टेपल्स, प्रोसेस्ड फूड्स, डेयरी, फ्रोजन प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, कन्फेक्शनरी और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो डेटा था वो 51.25% रेवेन्यू का कंट्रीब्यूट करता था। मतलब डीमार्ट को जितना रेवेन्यू मिलता था उसमें से 51.25% रेवेन्यू उनको इसी में से मिलता है। और जबकि इसका देखा जाए इस साल मतलब एक साल में उसका 1% लगभग बढ़ चुका है और ये इसका 52.40 रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और उसके बाद जो दूसरा जो मेजर जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं वो है होम केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, टॉयलेटरीज एंड अदर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, जिनका पिछले साल 20.46% था और इस साल हो गया 20.29%। मतलब ये जो कंपनी के ये दो मेन है, ये कंपनी के रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्हीं प्रोडक्ट से मेन कंपनी का 70% धंधा होता है। उसके अलावा 30% कंपनी थोड़ा स्टेशनरी प्रोडक्ट भी बेचती है, कंपनी क्लोथ्स भी बेचती है, मतलब आपके कपड़े पहनने के भी बेचती है, उससे भी कंपनी को थोड़ा बहुत अच्छा, बाकी उन प्रोडक्ट से कंपनी का 30% रेवेन्यू कंपनी को मिलता है। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो पिछले 5 साल का अगर आप इसका चार्ट देखें तो वो कंटिन्यूसली ऊपर ही गया है, जो कि सीधा कट। और इसमें आप ये भी देख सकते हो कि 44% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। और अगर आप देखिए पिछले 5 साल से अगर कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रही है और अगर 3-6 महीने में अगर कंपनी को अगर कुछ थोड़ा छोटा मोटा अगर कंपनी बेकार परफॉर्म कर लेती है तो उसमें क्या दिक्कत है। तो कि क्या कहते हैं, कभी बिजनेस में घाटा होता है और कभी प्रॉफिट होता है, तो इस बार कंपनी को थोड़ा घाटा हो रहा है। और अगर हम इसके फिक्स्ड एसेट टर्नओवर की बात करें तो वो भी उसमें भी थोड़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अब इसमें गिरावट इसलिए देखने को मिली है तो कि अपने क्या कहते हैं कि जो कंपनी है वो थोड़ा एक अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पा रही है टेप लेवल पे। अभी कंपनी को थोड़ा वेयर हाउसेज भी कंपनी को बहुत बनाने, तो कि कंपनी चाहती है कि उस वेयर हाउसेज से कस्टमर्स को प्रोडक्ट डायरेक्टली डिलीवर हो। ओके, अब हम कंपनी के इन्वेंटरी टर्नओवर की बात करें तो इन्वेंटरी टर्नओवर भी एक अच्छा खासा स्टेबल नहीं रहा है। तो ये ऐसे पॉइंट्स भी आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि इन्वेंटरी टर्नओवर में कंपनी की बात थोड़ी नेगेटिव रही है, क्योंकि 16-17 में ही कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम कंपनी के रिटेल बिजनेस के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कांस्टेंट रहा है। एक तरीके से आप देख सकते हो कि 18-19 में एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिला है कंपनी को पर रिटेल बिजनेस पे। तो ये रेवेन्यू वाला जो पॉइंट है वो एक सही तरीके से देखा जाए तो वो थोड़ा -8% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये भी थोड़ी चिंताजनक वाली बात है, क्योंकि कंपनी के जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी के कुछ स्टोर्स एकदम अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कंपनी के जो बाकी के स्टोर्स है वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए रिलेटेड भी कंपनी को कुछ डिसीजन लेने चाहिए। और अगर कंपनी के रिटेल बिजनेस एरिया की बात करें, मतलब कि इतने एरिया में कंपनी का जो बिजनेस है वो फैला हुआ है, तो वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि कंपनी क्या कहते हैं कि अपने खुद अपनी प्रॉपर्टी खरीदती है और उसके बाद उसमें स्टोर चलाती है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि कंपनी को कोई रेंट पे नहीं करना पड़ रहा है। अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो भी एट दी एंड को कोई रेवेन्यू पे नहीं करना पड़ रहा है और कंपनी डेट फ्री है, कोई उसको डेट भी नहीं देना पड़ रहा है। तो सीधी बात है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। अब इसके शेयर की प्राइस की बात करते हैं। अगर इसके शेयर की प्राइस की बात करें तो आज तारीख 14 अक्टूबर 2020 को ये 1974.55 पे इसका क्लोजिंग हुआ है। और अगर हम इसके 5 साल के हाई, 5 साल क्या वो तो ऑल टाइम का हाई है इसका, उसकी बात करें तो 2560 का इसका ऑल टाइम का हाई है। और उसके हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक आपको अभी लगभग 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अभी इसमें गिरावट का मेन कारण यही है क्योंकि अभी कंपनी क्या कहते हैं कि अच्छे से कोप अप नहीं कर पा रही है। अभी कोविड के चलते थोड़ी कंपनी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
और अगर ये इसमें भी मैंने आपको ये भी बताया कि बहुत सारे लोग इसमें डिलीवरी उठा रहे हैं, और अगर ये स्टॉक यहाँ से अभी तो आपको ये एक परफेक्ट प्राइस है स्टॉक को बाय करने का, इसमें पहले भी गिरावट हुई थी, अभी वापस गिरावट हुई है, ये एक परफेक्ट प्राइस है। अगर यहाँ से अगर आपको और गिरावट देखने को मिलती है, अगर हाईएस्ट टू हाईएस्ट ये अगर 1600 रुपये तक भी चला जाता है तो आपको इसमें बाय करते रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक है जो मेरे को लगता है कि कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि डीमार्ट के ऊपर जो लोगों को ट्रस्ट है, ये अभी कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है तो थोड़ा कंपनी को प्रॉब्लम से सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब ये कोविड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और जिस प्राइस पे डीमार्ट होम केयर के प्रोडक्ट्स और ये घर के जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स होते हैं वो जिस प्राइस पे लोगों को देता है उस प्राइस पे कोई भी कंपटीटर नहीं दे सकता, क्योंकि डीमार्ट एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट मंगाता है तो उनको इतना सस्ता प्रोडक्ट मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से इस कंपनी में एक सुपर ग्रोथ है। अगर आपको ये प्रोडक्ट थोड़ा भी सस्ते में मिल रहा है या इस प्राइस से, मतलब 10% अगर इस प्राइस से अगर आपको सस्ते में मिल जाता है तो आप इसको ज़रूर बाय करते रहना चाहिए। तो मैं होप करता हूँ कि आपको डीमार्ट के शेयर का एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको इसका एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।